बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 6 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, चैप्टर 6, और इसका टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ की टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेशन क्या होती है, कानून साजी क्या होती है, किसी मुल्क में कोई कानून कैसे बनता है, क्या हम ऐसे ही किसी को सज़ा दे सकते हैं? तो नहीं, इसका एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है, इसके एक बाकायदा ज़ाब्ता कार होता है जिसके तहत पहले बिल पेश किया जाता है, फिर उस पर एक्ट होता है, फिर लॉ बनता है, फिर उसकी अमेंडमेंट करने की इजाज़त होती है, यानी हम उसमें कुछ तब्दीली कर सकते हैं, फिर ऑर्डिनेंस जारी होता है कि ये ऑर्डिनेंस होता है कि ऑर्डर मिल जाता है कि हाँ जी ये वाला कानून अब लागू कर दिया जाए। तो अगर आपसे की टर्म्स पूछी जाती हैं कानून साजी की तो आपने उनके 5 नाम बताने हैं। सबसे पहले बिल असेंबली में पेश होता है, फिर उस पर एक्ट होता है, फिर लॉ, फिर अमेंडमेंट एंड देन ऑर्डिनेंस। अब चलते हैं इनकी डिटेल के अंदर। सबसे पहले की टर्म जो इस्तेमाल की जाती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए वो है बिल, अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ प्लान न्यू लॉ दैट इज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट बिफोर बीइंग वोटेड ऑन। हर बंदा एक बिल पेश करता है, ठीक है। आपके पार्लियामेंट के जितने मेंबरान हैं अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 6 साल से 12 साल के दरमियान है और उनको घर में ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो इस बिल के ज़रिए एक जो है ना इंफॉर्मेशन या एक का कानून बनाने की कोशिश की जाती है पार्लियामेंट के अंदर कि जी हम नहीं चाहते कि 6 से 12 साल का बच्चा जो है किसी घर में काम करे, उसके खाने पीने का, उसके शेल्टर का, उसकी पढ़ाई का बंदोबस्त हुकूमत करे, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने। और ये बिल जो है ना आपस में डिस्कशन के बाद तैयार किया जाता है और इसके बाद जब उसको पेश करते हैं ना मेन सेंटर के आगे या स्पीकर के आगे, तो उस पर फिर वोटिंग होती है, ठीक है। तो ये बिल वोटिंग से पहले दिया जाता है, प्लान किया जाता है और फिर बाद में इसमें वोटिंग की जाती है। बिल के बाद बारी आती है एक्ट की। एक्ट क्या होता है? एक्शन, यानी वो बिल सब लोग चेक करते हैं, देखते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये तो ठीक कह रहे हो, वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो इसको मंजूर करवाते हैं, ठीक है। तो एक्ट में क्या होता है? पास फॉर्मली बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट उसको पास करती है और कैसे? वोट करके, ठीक है जी, हाँ जी हम इसके हक में कि वाकई ऐसा कानून होना चाहिए। बिल हैज़ टू पास थ्रू द वेरियस लेजिस्लेटिव स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर इट टू बिकम लॉ। अब उसको बिल को लॉ बनने के लिए काफ़ी सारे मराहिल में से गुजरना पड़ता है। पार्लियामेंट में पहले प्लान किया जाता है, फिर दिखाया जाता है, फिर सजेशंस देते हैं कि ऐसा ऐसा करो, अगर जो बंदा इसके ऊपर अमल नहीं करेगा या अपने घर में बच्चों को रखेगा तो उसको सज़ा भी देनी चाहिए। सज़ा कितनी देर के लिए होनी चाहिए, जुर्माना कितना होना चाहिए, बच्चों के लिए कहाँ कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए जिन बच्चों को वहाँ से निकाला जाए, उनके पेरेंट्स के साथ क्या सलूक किया जाए जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को लोगों घरों पर काम में लगाया। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। फिर जाकर ये बिल पास होता है और एक्ट की शक्ल में, और फिर ये एक बाकायदा बिल के बाद एक्शन होता है, एक्शन के बाद फिर वो बाकायदा एक लॉ बनता है। अब चलते हैं थर्ड टर्म लॉ की तरफ। जब वो लॉ बन गया, एक बिल जो था उस पर एक्शन हुआ और फिर वो लॉ बन गया, अ सिस्टम ऑफ रूल दैट अ कंट्री, सोसाइटी और गवर्नमेंट डेवलप्स इन ऑर्डर टू डील विद क्राइम, बिजनेस एग्रीमेंट्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स। अब जब उस बिल ने एक्शन के बाद लॉ की शक्ल ले ली, कानून की शक्ल ले ली, तो अब वो कंट्री के अंदर एक निज़ाम का हिस्सा बन गया, सोसाइटी के अंदर वो लागू हो गया, ठीक है। और वो हम क्यों इस्तेमाल करें? गवर्नमेंट और सोसाइटी इस कानून के ज़रिए इस सोसाइटी के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, कोई बिजनेस डीलिंग गलत हो रही है या एग्रीमेंट्स में जो अगर बंदा कहता है चेक देता है और उसको माल नहीं मिलता, या किसी ने माल दिया तो उसको पैसे नहीं मिले, और सोशल रिलेशनशिप्स हैं जैसे बच्चों का मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो बेटियां शादी होकर जाती हैं उनको हक नहीं मिलता, या बेटियों को घर में भाई अपने हिस्सा नहीं देते घर में से, अपने माँ बाप की जायदाद में से। तो बहुत सारे बिल्स पास किए जा सकते हैं एट द सेम टाइम इन द पार्लियामेंट। तो मैंने तो सिर्फ आपको एक मिसाल दी ना, एक बच्चे की मिसाल दी। इस तरह के और भी बहुत सारे कानून जिनकी ज़रूरत है जिससे सोसाइटी और कंट्री में अमन और सुकून आ सके, उसको लॉ की शक्ल दी जाती है। पहले बिल, फिर उस पर एक्शन होता है और फिर उसको लॉ बनाकर लागू कर दिया जाता है कंट्री और सोसाइटी के ऊपर, ताकि क्राइम को रोका जा सके, बिजनेस एग्रीमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ी है उसको ठीक किया जा सके, या सोशल रिलेशनशिप्स, कोई झगड़े हैं, आपसी झगड़े, रिश्तेदारियों में झगड़े हैं, जायदाद के झगड़े हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है थोड़ा सा रद्दोबदल, ठीक है। अगर जैसे एक लॉ बन गया और वो बहुत सख्त बन गया है या बहुत लाइट लॉ बना है, ठीक है। सख्त से मुराद ये कि उसमें बहुत ज़्यादा हैवी सज़ाएं दी गई हैं, ठीक है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं और लोग आपस में बैठ के यार ये इतने से जुर्म की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी सी अमेंडमेंट करें। या आपने बहुत ख़तरनाक किस्म का कानून लागू कर दिया, इसको थोड़ा सा हल्के हाथ लें। या अगर बहुत हल्का सा कानून बनाया गया है कोई और उसमें बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं दी गई, तो फिर लोग कहते हैं यार आप
आपने इतना बड़ा उसने जुर्म किया, उसको छोटी सी सज़ा देने, ये तो कोई तरीका नहीं। तो अगर तो लॉ बहुत लाइट है तो उसको हम अमेंड करके सख्त बना सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बहुत सख्त कानून है तो उसको हम अमेंड करके थोड़ा सा उसमें छूट दे सकते हैं किसी को। तो अमेंडमेंट क्या होती है? चेंज टू अ लॉ आइदर वन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड और वन दैट इज स्टिल बीइंग डिस्कस्ड। अब किस लॉ के अंदर हम दो बदल कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं। एक तो वो लॉ जो कि ऑलरेडी पास हो चुका है और लागू हो चुका है, सोसाइटी के अंदर वो कानून चल रहा है और हमने जब वो कानून चलाया है तो हमें फील हो रहा है कि भाई ये ज़्यादा सख्त है या ज़्यादा नरम कानून है, तो हम उसको चेंज करेंगे। या फिर ऐसा कानून जो कि अभी बिल की शक्ल में है और वो पास नहीं हुआ, ठीक है, और उसकी डिस्कशन चल रही है, अभी उस पर एक्शन कोई नहीं हुआ, बस वो बिल की शक्ल में है, उसमें भी अमेंडमेंट की जा सकती है। तो अमेंडमेंट दो जगहों पर हो सकती है, या तो अभी वो बिल की शक्ल में है वो कानून तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको सख्त या नरम बना सकते हैं, या अगर वो बनकर लागू हो चुका है लॉ की शक्ल में सोसाइटी के अंदर तो फिर हम उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं, तो इसको अमेंडमेंट कहते हैं। अब लास्ट लेजिस्लेटिव की टर्म की बात करते हैं, दैट इज ऑर्डिनेंस, लॉ अनाउंस्ड बाय अ स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजिस्लेचर सच एज फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू न्यू टैक्सेस और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग एन एमरजेंसी और थ्रेट। अब ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून है जिसमें आप बिल पेश नहीं करते हो, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ये इमरजेंसी या थ्रेट की सूरत में पेश किया जाता है और फ़ौरन मंजूर कर लिया जाता है। जैसे फ्यूल प्राइजेस में इजाफा, ठीक है, बिजली के बिलों में इजाफा और खाने पीने की अशिया में इजाफा, क्योंकि हमें IMF को पैसे देने हैं, हमें उधार चुकाना है, लिहाजा इसके लिए इसको बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क को इस वक्त पैसों की ज़रूरत है। तो बस ऑर्डिनेंस जारी होगा, गवर्नमेंट आधी रात को ऐलान कर देगी जो सुबह आपके बिल जो आपको मिलेंगे ना उसमें इतने इतने टैक्सेस लगे, वो आपको पे करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ना ये अनाउंस करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी नेशनल गवर्नमेंट, हमारी जो बेस हमारी जो हुकूमत है, ठीक है। और इसमें किसी भी कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होती कानून साज इदारों से कि जी हम आपसे पूछें तो आप हमें बताएं, उस पर गौर व फिक्र करें, आप कहेंगे तो हम ये कानून लागू करेंगे, ऐसा नहीं। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कह देती है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, ठीक है ना। जैसे कि घर में वालदा का जब दिमाग घूमता है ना फिर वो डिस्कशन में नहीं आती किसी के साथ भी, ना बाबा के साथ ना किसी और के साथ, तो वो खुद ही फैसला कर लेती हैं कि भाई अब आज तो यही पकेगा, ठीक है ना, दैट चीज़ और यही खाना पड़ेगा। तो इसी तरह गवर्नमेंट जो है ना जब उसको ज़रूरत पड़ती है ना टैक्सेस की या मोबिलाइजेशन के रिसोर्स करने की, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की, तो वो कहती है जी जो अब जैसे ज़लज़ला आ जाता है, ठीक है, तो वो कहती है जी जल्दी पैसे इकट्ठे करो, हमारे फ़ंड जो है ना हमने रेजिंग करनी है तो हमें पैसे चाहिए फ़ौरन। सब लोगों के बगैर पूछे उनके अकाउंट्स में से पैसे काट लिए जाते हैं और उनको एक मैसेज पहुँच जाता है कि जी क्योंकि गवर्नमेंट को ज़रूरत थी और हमें ये थ्रेट थी या हमें ज़लज़ला आ गया था या सैलाब आ गया था तो हमें ज़रूरत थी तो हमने ले लिए हैं पैसे, ठीक है, या हमने फ्यूल प्राइस जो है ना बढ़ा दिए हैं या हमने फ्यूल एडजस्टमेंट इसमें ऐड कर दिया आपके बिलों में, आपने देनी है हर हाल में, तो इसको ऑर्डिनेंस बुलाते हैं। तो इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही वाला है, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके बाद हम टाइमलाइन की बात करते हैं, इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको MCQs में ये पूछा जाए, ठीक है ना। जैसे वो कहें कि मोहम्मद अली जिन्ना की आप बताएं कि वो कौन सी पोस्ट पर थे या उनकी टाइमलाइन बता दें, नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो इसको उस हिसाब से आपने पढ़ना है कि आप MCQs को अटेम्प्ट कर सको, उसके आंसर्स दे सको, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पाकिस्तान की दो पॉलिटिकल जो है ना मोस्ट प्रियोर पर्सनालिटीज़ हैं, एक सिकंदर मिर्ज़ा हैं और एक लियाकत अली ख़ान है। लियाकत अली ख़ान हम सब जानते हैं पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं और सिकंदर मिर्ज़ा जो वो लास्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, और इनकी टाइमलाइन आप देख लीजिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल के साथ ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं पाकिस्तान के, सदर पाकिस्तान भी थे, तो इनकी थोड़ी सी ना टाइमलाइन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनकी प्रोमिनेंट पिक्चर करने का मकसद यही है कि आप इनके बारे में अच्छे से जानते हो।